हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लाया हूं सैंपल सेट, यानी कि साइंस का सैंपल सेट, और ये क्लास 10th के लिए है। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो या आप किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, घबराइए मत कि सर ये वीडियो बिहार बोर्ड के लिए है। देखिए, क्वेश्चन साइंस का सभी बोर्ड के लिए समान होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सब के सब गेस क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी सवाल को आपको याद होगा या आप याद कर लिए होंगे, ठीक है। मतलब इस वीडियो में मैं आपको 80 नंबर का प्रश्न बताने वाला हूँ, 80 नंबर का, ठीक है। बाकी 20 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल मिलता है स्कूल से। तो 80 नंबर में आपका 40 नंबर जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 40 रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मुझे देखना है कि कौन बंदा यहाँ पे है जो 80 में 80 लाएगा, और हम नहीं बताएंगे रिजल्ट, आपको अपना रिजल्ट खुद बताना है एकदम ईमानदारी से, बिकॉज जानते हैं ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ईमानदारी से मुझे बताएंगे कि 80 में कितना नंबर आपका आएगा। मतलब याद सवाल है तो बस याद है ना, याद नहीं तो याद नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद सवाल को याद कर जाइएगा। और अगर बोलेंगे तो मैं भी आपको दिखा दूंगा, मैं भी आपको सवाल बता दूंगा, आंसर बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो अभी जो मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे 40 नंबर, 40 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। जिसको इसको आंसर याद होगा फटाफट बताने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल देखो। यहाँ पे सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है, ये आपको जो OMR शीट में आपको रंगना होगा। OMR शीट आपको पता है, OMR शीट में इसको रंगना होता है, बिल्कुल आपको पता है। तो OMR शीट में इसको रंगना होगा सवाल को। और यहाँ बोला कितना, यहाँ पे टोटल 48 सवाल दिए हुए हैं, लेकिन आपको बनाना है सिर्फ 40 सवाल, जो कि 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो आइए याद करते हैं। सबसे पहले सवाल है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या दोनों होता है? तो सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा सवाल है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु, या अप्रदीप्त वस्तु, या आत्मदीप्त वस्तु, या तो इनमें से कोई नहीं। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं प्रदीप्त होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो यहाँ पे देखिए उसको बोलेंगे प्रदीप्त। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त मतलब हुआ जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है उसको प्रदीप्त बोलते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अदीप्त बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, जब कोई बिंब अनंत पर हो, जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पर बनता है, या अनंत पर बनता है, या फोकस और अनंत के बीच बनता है, या फोकस की दुगनी दूरी पर बनता है? तो जब कोई बिंब जो है अनंत पर आता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओके। अगला सवाल देखते हैं जी। सवाल यहाँ पे अगला है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है 10 डायोप्टर है, तो उसका ममयांतर मतलब क्या होगा? उसका फोकस दूरी निकालना आपको क्या होगा? तो क्षमता दिया हुआ, फोकस दूरी निकालता। आपको पता है फोकस दूरी बराबर क्या होता है? 1/p होता है ना। क्षमता बराबर 1/f होता है, फोकस दूरी 1/p हो जाएगा। तो 1 क्षमता कितना दिया हुआ? 10 डायोप्टर। ये डायोप्टर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सब मीटर में दिया हुआ, ठीक है। चलो मीटर में दिया हुआ, यहाँ पे क्या करेंगे हम? इसको भाग कर देंगे। क्या करेंगे? इसको यहाँ पे भाग करेंगे। तो भाग करिएगा तो कितना होगा? इसको भाग करेंगे, 10 को 1 से डिवाइड से करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 10 से कम 10 कितना आया? 0.1। इसको लिखिए तो 0.1, 0.1 क्या है? मीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी आंसर इसका जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि एक एंगस्ट्रम, यहाँ पे एक ए लिखा हुआ, 1 एंगस्ट्रम लिखा हुआ है, बराबर होता है किसके बराबर होता है? 10⁻−10 के बराबर होता है, या 10⁻−12 के बराबर होता है, 10⁻−11 बराबर होता है, या 10⁻−6 के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम होता है वो 10⁻10 के बराबर होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इसका आंसर ए होगा। अगला सवाल है कि आबिंदुकता के आधार एक मिनट। अगला सवाल यहाँ पे दिया जा रहा कि आप बिंदुकता के उपचार के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, या सिलेंडरी लेंस, है ना। आप बिंदुकता, इसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं ना, सिलेंडर बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप बिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस इस्तेमाल कर, सिलेंडरी लेंस, बेलनाकार लेंस। अगला सवाल देखें कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया, तो उनके समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? पार्श्वबद्ध का मतलब हुआ समांतर क्रम में जोड़ा गया, है ना। पार्श्वबद्ध मतलब समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो कुल समतुल्य प्रतिरोध निकाला। तो इसका समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कैसे निकालेंगे? आप करिएगा ना, 1/5 कीजिएगा, 1/10 करेंगे, है ना। यही होता है समांतर क्रम निकालने का, 1/r बराबर ऐसे होता है। तो इसको बनाएंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा,
तो 5 6 30, 10 तिया 30, कितना हो गया 10 हो जाएगा, 10/30 काटेंगे तो कितना होगा 1/3। तो 1/r बराबर 1/3 आ गया। तो क्रॉस गुना करेंगे, देखिए तो r को 1 से गुना करेंगे, r इसको गुना करेंगे 3, तो 3 ओम हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 3 ओम। देखिए यहाँ पे आंसर देखिए 7 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल। फिलहाल इसके लिए हम पहले इसको मिटा लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से पहले मिटा लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, इसको पहले मिटाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सवाल है क्या, चित्र में जो दिया हुआ एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा, वैल्यू, यानी कि आई निकालना है, धारा का वैल्यू मतलब आई निकालना है। यहाँ पे देखिए 1 ओम यहाँ पे है, 1 ओम यहाँ पे है, ठीक है, 2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ना श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये कैसा है श्रेणी क्रम, चूंकि श्रेणी क्रम पता है ना, कोई धारा एक ही दिशा में बह रही, श्रेणी क्रम यहाँ पे धारा जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम पहले तो हमको यहाँ पे जो प्रतिरोध ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, इनको दोनों पहले एक करना पड़ेगा, यानी कि पूरा आर पहले निकालना पड़ेगा, टोटल आर। तो 10.5 ओम है श्रेणी क्रम में, क्या करता है ऐसे जोड़ देते हैं ना 1.5, ये श्रेणी क्रम में है, जोड़ दिए कितना आएगा 5 में 10 के 0 बाकी 1, यानी कि 10 1 11 1 12, कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो कितना आएगा 12 ओम आ जाएगा। ये 12 ओम, क्या मैं लिख रहा हूँ 12 ओम है ना, 10.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो 12 ओम हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पे देखिए V बराबर दिए कितना दिया 6 वोल्ट। ठीक है, अब फॉर्मूला जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, V बराबर आई आर। तो हमको निकालना क्या, आई निकालना है, तो V/R कर देंगे। तो V कितना है, देखिए V है हमारा 6 है और ये 12 है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो 12 25 60 होता है ना, इसको काटिए पॉइंट में ऐसे करेंगे, देखें 0.0 बचा 12 25 60 कितना आ गया 0.5 जो है एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला सवाल है, निम्न से कौन जो है चालक है, इनमें से कौन जो चालक पदार्थ है, एल्युमिनियम, अभ्रक, कांच, चीनी मिट्टी। तो चालक पदार्थ है वो है, आपको 9वां सवाल का आंसर क्या हो जाएगा एल्युमिनियम जो चालक पदार्थ, चालक मतलब जिससे बिजली प्रवाहित होते हैं। 10वां सवाल है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। एक तार को खींचेंगे और उसकी लंबाई दुगना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। आपको पता है तार का लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, लंबाई को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, विद्युत मोटर की दिशा आधारित है, विद्युत मोटर की दिशा आधारित है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक पर विद्युत धारा के प्रभाव, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर हो जाएगा क्या, 11 का आंसर सी हो जाएगा, आर्मेचर के घूर्णन पर। विद्युत मोटर की जो दिशा होता है ना, विद्युत मोटर की जो दिशा आधारित है वो आर्मेचर के घूर्णन पर, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैं देखता हूँ, एक मिनट इसका मैं कलर चेंज करता हूँ पहले। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखें कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, पढ़े होंगे आवर्त सारणी पढ़े होंगे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं ना, आवर्त सारणी में 7 आवर्त, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन ग्रुप में नहीं किया जाता है। इनमें से किसका उपयोग जो खाना बनाने वाले ईंधन ग्रुप में नहीं किया जाता है, CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। तो कोयला तो इस्तेमाल करते ही हैं, बायोगैस का भी इस्तेमाल करते हैं, LPG जो हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसका गाड़ियों में इस्तेमाल, वाहनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, ए हो जाएगा। 14 सवाल है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, फोकस निकालना, फिर वही निकालना, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा सब देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो पहले तो इसको भाग करो, तो भाग करें कितना आएगा, देखो आपको नहीं समझ आता ऐसे कर लो ना, ऐसे 2 5 10 कितना हो गया 0.5, ये क्या हो गया ये मीटर में आया, क्यों, क्योंकि डायोप्टर मीटर दिया हुआ, डायोप्टर हमेशा मीटर में होता है। अब ये अब आंसर दिया सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो पॉइंट काटेंगे, पॉइंट का बदले 1 और 0, एक 0 यहाँ पे कट गया, तो कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ओके, 14 का आंसर क्या होगा डी होगा। अगला सवाल देखें, चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। अच्छा फिर सवाल रिपीट हो गया, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, तो अभी पढ़ें 10⁻⁻10 जो होता है वो एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ठीक है, 16 नंबर सवाल है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन जो विद्युत जनित्र जिससे मतलब वायु से विद्युत जनित्र के इस्तेमाल जो किया जाता है, तो पवन विद्युत जनित्र देखे होंगे आप, इस तरह से लगा रहता है पवन, है ना, तो ये पवन विद्युत जनित्र है, इसमें पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न से किसे
किस अणु में द्विबंध नहीं होते हैं, किस अणु में द्विबंध नहीं, दो बंध नहीं होते, किस अणु में, O2 में, CO2 में, C2H4 में या NH4 में। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में तो होता ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो इसमें भी द्विबंध होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में तो हमेशा द्विबंध होता है। ये क्या है, इथाइन है, इथाइन आपको इथीन है, ठीक है, तो इथीन में तो द्विबंध रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये तो है ही नहीं, तो इसी में तो द्विबंध होगा नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। 18वां सवाल है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है, क्योंकि O3 होता है ओजोन का सूत्र है, तो 3 ऑक्सीजन का अणु मिल करके एक ओजोन बनता है, ठीक है। 19वां सवाल है, रासायनिक समीकरण जो दिया रहा SnCl2 + Cl2 और अभिक्रिया हो रहा है SnCl4 में, ये क्या है, कौन सा अभिकारक है, कौन सा अवकारक, किसी एक को चुनना है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रासायनिक समीकरण में ये जो दिया हुआ ये क्या है, Cl2 ऑक्सीकारक है। 20वां सवाल है दिया हुआ कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे पड़ता है। तो आपको पता है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आंख पे, वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं जी, क्या बोलता है कि पोटास एलम होता है, एक साधारण लवण है, एक मिश्रित लवण है, एक अम्लीय लवण है, एक दिक लवण है। तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा डी, एक दिक लवण है, ठीक है। पोटास एलम क्या है, एक द्विक लवण है। इनमें से सबसे प्रबल लवण कौन है, सबसे प्रबल लवण NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCO, सबसे प्रबल लवण कौन है। तो 22 का आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए, NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl जो है वो प्रबल लवण है। क्या आंसर होगा, इसका आंसर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 23वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। इनमें से कौन जो है गंधीय सूचक नहीं है, वैनिला और प्याज, शकरकंद या लौंग का तेल, गंधीय सूचक कौन नहीं है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, शकरकंद, ये गंधीय सूचक नहीं है। बाकी ये वैनिला, प्याज, लौंग का तेल ये गंधीय सूचक है। 24वां सवाल है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 23, 26, 25 या 24। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या होती है 26, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 25वां सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन इनमें से कौन है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन जो है वो कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन वो है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 सवाल है, समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। समूह 17 यानी कि पता है ना आपको, जो आवर्त सारणी में पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है, तो 17 नंबर जो समूह उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि अब तक तो सही बन रहा होगा आपका। अगला सवाल है जी, निम्नलिखित में से सब कौन एक दहन अभिक्रिया है। इनमें से कौन एक दहन अभिक्रिया है। जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। दहन अभिक्रिया कौन है। 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। अगला सवाल है, सिलिका क्या है। सिलिका एक धातु है, अधातु है, उपधातु या मिश्र धातु है। सिलिका क्या है, तो सिलिका एक जो है उपधातु है। 28 का आंसर हो जाएगा सी, है ना। सिलिका क्या है, एक उपधातु है, ओके। 29वां सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं। यानी कि इस तरह जो कतार है कितने पीस है, इसको क्षैतिज कतार बोलते हैं। कितने पीस है की संख्या कितनी है, क्षैतिज कतारों की संख्या तो 7 है, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा, सी होगा। 30वां सवाल है, डैश OH डैश यानी कि एक बंद इधर हुआ, एक बॉन्ड OH और एक सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है। कीटोन है या एल्डिहाइड या एल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो OH पता किसका होता है, OH होता है एल्कोहल का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। 30 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 31वां सवाल है, एल्डिहाइड श्रेणी का समूह क्या होता है। तो आपको देखो यहाँ पे इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, पहले लास्ट में देखना, ये देखना ये जो लगा हुआ है, तो ये CHO है ना, यही है एल्डिहाइड समूह का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। OH तो भी एल्कोहल पढ़ लेते, COO कार्बोक्सिल अम्ल था तो होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह याद करें कि CHO जो है एल्डिहाइड समूह का होगा, COOH रहेगा तो क्रियाशील समूह होगा। 32वां सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है। इनमें से कौन है जो मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन को बोलते हैं या न्यूरॉन को या माइटोकॉन्ड्रिया को, इनमें से कोई नहीं। डायलिसिस थैली, डायलिसिस एक्चुअली में किडनी के लिए होता है, ठीक है। तो ये है आपका नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन। न्यूरॉन टिक मत कीजिए, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। 33वां सवाल है, किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। बहुत बार मैं सवाल पढ़ा चुका हूँ कि इनमें से किस विलयन का उपयोग जो है दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो वो CaOH2 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दीवारों पर जो है प्रयोग किया जाता है पेंट करने के लिए, रंगने के लिए, यानी कि बूझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना।
चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी उपस्थित है? 0.01%, 0.05%, 0.03%, 0.02%। तो वायुमंडल में 0.03% जो है गैस की उपस्थिति है। 35वां सवाल है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? बबूल का, कनेर का, पीपल का, चीड़ का? तो रेजिन जो है वो चीड़ का है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी है। आपको ऐसे ही पढ़ा होंगे, रेजिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? चीड़ पौधे से। तो 35 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 36वां सवाल है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? यानी कि जो हमारा हृदय होता है मनुष्य का, उसका जो मतलब एक शांत मनुष्य बोले तो नो टेंशन वाला, तो वैसा होगा शायद, है ना। सामान्य जो धड़कने की जो दर है वो है 72 बार, 1 मिनट में 72 बार। अब अगर कोई शेर देख लेगा तो धड़कन बढ़ जाएगा, है ना, सामान्य जो होना चाहिए। 37 सवाल है, वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? वसा जो खाते हैं चिकनाहट चीज़, उसका जो वाहन होता है शरीर के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो किसके माध्यम से होता है? अमाशय या यकृत या लसिका या अस्थि? वसा का वाहन जो होता है, वसा का जो वाहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, लसिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा होता है। 38वां सवाल है, कवक में पोषण कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषी, मृतजीवी या संभोजी या इनमें से कोई नहीं? तो कवक में जो है पोषण की जो है मृतजीवी पोषण पाई जाती है। ठीक है, कौन विधि? मृतजीवी पोषण विधि होता है। आंसर इसका क्या होगा? 38 का बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 30वां सवाल देखिए, 39 सवाल देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागम्य झिल्ली, अपरागम्य झिल्ली या अर्ध परागम्य झिल्ली? तो कोशिका झिल्ली होता है अर्ध परागम्य झिल्ली। क्या हो जाएगा? अर्ध परागम्य झिल्ली। 39 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं कि एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का ऑक्सीजन वृद्धि का घटक है। एक पादप हार्मोन जो पौधे की वृद्धि का घटक है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि के लिए घटक है वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, जिब्रेलिन नहीं करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे मुख्य रूप से वृद्धि में सहायक होता है। 41 सवाल है, न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? न्यूरॉन में जो छोटे छोटे तंतु होता है उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट, माइलिन, शीथ या तो लवक या एक्सॉन। तो न्यूरॉन में छोटे छोटे तंतु होते हैं उसको डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल पढ़ेंगे, निम्न में से कौन बाहर निषेचन करता है? बाहरी निषेचन किस जीव में यहाँ पे जो है बाहरी निषेचन होता है? मनुष्य में, कुत्ता में, गाय में या मेढक में? तो मनुष्य में अंदर निषेचन होता है, अंतः निषेचन कुत्ता में भी होता है, गाय में भी होता है। मेढक में जो होता है बाहर निषेचन होता है। ठीक है, बाहर निषेचन, यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा? एक होगा। 43 सवाल है, एड्स किसके कारण होता है? एड्स जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से सभी? तो एड्स जो बीमारी होता है वो विषाणु के यानी कि वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, वायरस के द्वारा एड्स होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 43 का आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो आप ध्यान देंगे स्त्री के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? डबल एक्स, क्योंकि उसमें तो स्त्रियों में तय से जोड़ा पूरा का पूरा एक्स से ही जोड़ा होता है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। अगर पुरुष बोलता तो एक्स वाई होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। 45 सवाल तक, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3 COOH C2H6 C6H12O6 C12H22O11 या तो CH3CHO। तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। बहुत बार मैं आपको बताया भी हूँ और आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, बोमैन संपुट, मूत्रवाहिनी या नेफ्रॉन? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। 47 सवाल है 47 कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? और वो है अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क। यानी कि 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 48 सवाल है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी? तो शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? वृषण में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन खत्म हो गया है। उम्मीद है कि 48 में आप 40 बनाए। अभी किसी को जाने की जरूरत नहीं, अभी मैं आपको सब्जेक्टिव तो बताने वाला हूँ। अभी तो ट्रेलर हुआ है, पूरी फिल्म बाकी यहाँ पे। 1 मिनट वेट करें यहाँ पे थोड़ा सा।
तो तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है कि किसको कितना याद है। देखो जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा का सारा गेस क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। और अगर इनमें से जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं याद होगा ना तो मुझे बताना, मैं सबका आंसर अपलोड। हालांकि 9 बजे वीडियो जो आएगी ये सब सब्जेक्टिव का सवाल रहेगा, ठीक है। इन सबको याद कर लेना। और पहली बार तो एकदम ईमानदारी से, अगर आपका जो मैं सवाल बता रहा हूँ सब्जेक्टिव, उनमें से अगर याद है जो कंडीशन है तो समझ लो कि आपका 80 नंबर रखा हुआ है, ठीक है। उधर से 40 नंबर आ गया होगा, मेरे ख्याल से 40 नंबर तो पक्का आया होगा। चलो गिनते रहना एकदम होशियारी से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी के बारे में, फिजिक्स में। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न सवाल आपके इम्तिहान में था कि प्रश्न 1 से लेकर 8 तक जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इनमें से किन्हीं 4 ही का आंसर देना। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा ही मसला अच्छी बात हो गई कि सिर्फ 4 का आंसर देना है। अब क्या चाहिए, और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया। चलिए तो देखिए सबसे पहले सवाल देखो, आंसर इसको बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको देखना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? अगर आपका आंसर याद है तो 2 नंबर आपके लिए पक्का। 8 सवाल बताना है, लेकिन बनाना आपको 4 सवाल 8 है, बनाना 4 हो। बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की प्लेट की पहचान कैसे करेंगे, ये भी 2 नंबर मिलेगा आपको। तीसरा सवाल है 200 वोल्ट 100 वाट का अंकित एक विद्युत बल्ब है 20 मिनट में कितनी ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करेगी, ठीक है। ये भी आपको मिलेगा 2 नंबर अगर याद है तो, और याद नहीं तो गए कम से। लेकिन आपको 4 सवाल याद होना चाहिए कम से कम 8 में। प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, चौथा सवाल, तो ये तो मेरे ख्याल से याद ही होगा, है ना। विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र, बस एक विद्युत बल्ब का चित्र बनाइएगा आपको मिल जाएगा 2 नंबर। विद्युत बल्ब का चित्र बनाइएगा ना आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि सब सवाल आप याद कर रहे होंगे। 6 नंबर सवाल है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ना। घरेलू में क्या करते हैं हम लोग, समांतर क्रम करते हैं। तो बोला घरेलू विद्युत उपकरण में श्रेणीक्रम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, समांतर क्रम क्यों किया जाता है, इसको आपको समझाना है। 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, मेरे ख्याल से ये सवाल आपको याद होगा। विभव में क्या अंतर, विभवांतर में क्या अंतर है। विभव और विभवांतर का डिफिनेशन लिख दीजिएगा, वही अंतर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर मिल जाएगा। रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश का उपयोग क्यों किया था। मैं बहुत बार बताया हूँ रेलवे सिग्नल में लाल रंग का, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, विचलन बहुत कम होता है, फैलता नहीं, प्रकाश एक जगह फोकस किया रहता है। तो इसलिए आपको किताब में यहाँ पे मिल जाएगा आंसर। और अगर आपका आंसर नहीं मिलेगा तो बताएंगे। तो 8 सवाल में आपको सिर्फ 4 सवाल का आंसर देना है। 4 सवाल याद है, 4 दूना 8 नंबर आपके हाथ में, ठीक है ना। 4 दूना 8 नंबर। अब यहाँ पे है इसी का फिजिक्स का है, यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन है, वो है सब्जेक्टिव है लॉन्ग वाला, और प्रत्येक जो है 6। किन्हीं एक ही का उत्तर देना है, इनमें से 2 में से किसी एक को बनाना है। लेकिन आपको अगर दोनों याद है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो किसी एक को अगर याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है ना, दोनों में से किसी एक को याद है और दूसरा याद नहीं तो उसको याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे, अभी एग्जाम हुआ नहीं, अभी हम चेक कर रहे हैं आपका। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कर, अगर आप सचित्र वर्णन कर दिए 6 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सिद्ध करने वाले भी मैं आपको बताया हूँ, बहुत पहले बताया हूँ, आप वीडियो सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आज पता चलेगा कौन बंदा कितना पानी में है। तो 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको, और 8 नंबर उधर से, 8 से 14 नंबर मिल गया, उधर से 40 नंबर। याद करते ना सारा। अब हमारा आगे केमिस्ट्री, रसायन, यहाँ पे लघु प्रश्न है, जो कि इसमें भी है आपका 8 प्रश्न है, 4 का ही आंसर देना है। टोटल जो है 8 प्रश्न है, ठीक है। टोटल 8 प्रश्न, 4 का आंसर देना है। चलिए देखता हूँ कौन कौन सवाल है। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, अरे बाप रे, है ना। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दीजिए, 1-2 नंबर मिलेगा। केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि पावरोटी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर का, क्यों किया जाता है, इसका आंसर दीजिएगा, 2 नंबर मिलेगा। अपरूपता क्या है, कार्बन के कितने अपरूप है, इनमें कठोर कौन है और मुलायम कौन है, ये बताएंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सब 4-4 लाइन 5-5 लाइन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, लीजिए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। जो अम्ल होता है, जो जल में जल की तरह अम्ल होता है, उससे विद्युत प्रवाहित हो जाता है, क्यों, 2 नंबर मिलेगा इसका आंसर बताइएगा। तो कार्बन के अधिक यौगिक क्यों होते, कार्बन के अधिक यौगिक क्यों होते हैं, 2 नंबर मिलेगा। देखना यह है कि किस किस बंदा को कितना याद है। संरचना सूत्र लिखना है, बेंजीन, इथाइन, इथेन, प्रोपेनॉल,
इस सभी का संरचना सूत्र लिखिएगा तो मिलेगा आपको 2 नंबर। आयस के किसे कहते हैं, बहुत हल्का सवाल है, देखो आयस के किसे कहते हैं, सब सवाल में इसका भी बहुत सवाल पढ़ाया हूँ, 2 नंबर। इसमें जो भी मैं सवाल बता रहा हूँ लगभग 70% में सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ, लेकिन वो जहाँ तहाँ है आपको देखना पड़ेगा, कंटिन्यू देख रहे हो तो ठीक है। और जो पिछले जो भी मैं 15-20 दिन से जो कंटिन्यू वीडियो चल रहा था सब्जेक्टिव, अगर उसे याद होगा तो बहुत सा सवाल टैली करेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे साइंस का क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखो या फिर आपका आ गया लॉन्ग वाला सवाल, किसी एक ही का आंसर देना है, किसी एक का आंसर देना है और 1 अंक मिलेगा, एक सवाल मिलेगा 6 नंबर 5 नंबर का, सॉरी 5 ही नंबर का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 40 ही पूरा करना है ना सब्जेक्टिव में। मेंडलीव के आवर्त सारणी में गुण एवं दोष को लिखिए। अगर आपको याद है ना, ये देखो आवर्त सारणी में गुण लॉन्ग लिखना पड़ेगा, कम से कम 250 से 300 शब्द में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में गुण और दोष का अंतर लिखना है, गुण और दोष क्या है, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी 5 नंबर मिलेगा। अगर आपको इसको याद नहीं तो ये लिखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियां का निवारण कैसे किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियां का निवारण कैसे किया गया, इसको लिखेंगे तो 5 नंबर। इन दोनों में से किसी एक ही को लिखना है, ठीक है। चलिए जी, मज़ा आ रहा है आप लोग को, जीव विज्ञान पसीना छूट रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना सवाल जिसका याद नहीं होगा समझ लो कि रिजल्ट आज ही आने वाला है आप लोग का, है ना। 80 नंबर में कितना देखते हैं किसका कितना आता है। एकदम ईमानदारी से बताना बच्चा, जिसका याद है बस, चाहे आपको 85 नंबर क्यों नहीं आता है, लेकिन कमेंट करना छोड़ना मत, शर्माना मत कि 50 नंबर आज कमेंट किए तो अगले बार हम 60 नंबर कमेंट करेंगे, 70 नंबर करेंगे, ऐसे करना। 30 नंबर तो 30 नंबर, अरे 30 नंबर तो आएगा नहीं, 40 नंबर तो ऑब्जेक्टिव से आ ही गया आपका, है ना, बचेगा इधर का। ये भी आगे जीव विज्ञान का पढ़ते हैं, इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन मिलेगा और प्रत्येक का उत्तर 2-2 नंबर का देना है, 4 ही का बताना है, सिर्फ 4 प्रश्न को। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है, जानते हैं अगर वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए क्या महत्व है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन का नाम लिखिए, ये भी मैं आपको बताया हूँ कि हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन का नाम लिखिए, एकदम इजी से लिख दीजिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2। गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र, गुण सूत्र का अगर आप फिगर बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा जी, ठीक है। जीवाश्मों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, आपको पता है जीवाश्म की आयु जो कैसे ज्ञात की जाती है, तो इसको अगर आप डिटेल से बताते हो 2 नंबर। देखो 2 नंबर का सवाल है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, 5 से 6 लाइन बस, 5 से 6 लाइन काफ़ी है 2 नंबर सवाल में, ठीक है। 24 सवाल है कि जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं या हमारे पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसको आप लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। टोटल 8 सवाल बताना है। ओजोन स्तर क्या है, देखो ओजोन स्तर या ओजोन परत बोलो, बात वही है, या किस प्रकार पारितंत्र को प्रभावित करता है, तो इसको अगर लिखेंगे ये 2 नंबर। लाल रक्त कोशिका की संरचना करना तथा उसके कार्य लिखना है, तो लाल रक्त कोशिका की संरचना करना है और उसका क्या कार्य, 2-3 कार्य लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 8 नंबर हासिल हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे फिर लॉन्ग वाला सवाल आ गया कि डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या तो फिर तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के नामांकन चित्र बनाइए और इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि ये सवाल या ये सवाल, इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, किसी एक ही को लिखना है, तो हमको मिलेगा 5 नंबर। और अगला है मानव शरीर का रेखाचित्र बनाइए तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों को दर्शाइए, मतलब मानव शरीर का जो ना रेखाचित्र फिगर बनाना है, मानव शरीर का जो बनता है, और उसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथि को दिखाना है कि मानव में अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इन 27-28 में से किसी एक ही प्रश्न का जवाब देना है, किसी एक ही प्रश्न, डार्विन का दो या तो तंत्रिका तंत्र वाला दो, या तो अगर दोनों नहीं आता तो मानव शरीर वाला दे दो, ठीक है। किसी एक ही को आंसर देना, ऐसा नहीं कि इसमें से दोनों का आंसर देना, नहीं, इसमें किसी एक ही का आंसर देना है। तो अब यहाँ पे मैं आपके लिए 80 नंबर का सवाल यहाँ पे कंफर्म करा दिया हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इन 80 में से कम से कम 70 नंबर तो जरूर आना चाहिए। देखना मुझे ये है कि किस बंदे का 70 प्लस नंबर आता है। एकदम ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। आपको ज़्यादा कमेंट करने से मुझे खुशी नहीं होगी, मुझे खुशी जब आएगी या आपको खुशी तब आएगी जब आपको रियल में उतना नंबर आएगा। एकदम दिल से कमेंट करना है। अगर किसी बंदे का 40 नंबर ही आया है, मान लेगा ऑब्जेक्टिव में 30 नंबर आया, ठीक है, इसमें से 20 नंबर आया तो 50 नंबर, 85 नंबर अगर आया तो 85 नंबर कमेंट कीजिएगा। शर्माइएगा मत कि सर 85 नंबर आया तो कैसे कमेंट करें, खराब लग रहा है हमको कमेंट करने में, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जितना नंबर है उतना ही कमेंट कीजिए ताकि मुझे तो लगे तो कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना पानी में हो। और जिसका 80 प्लस 70 आ रहा, 80 प्लस 70 प्लस इसका नंबर आ रहा, वेल डन, है ना। नीचे कमेंट करें, मैं सबका कमेंट का इंतजार करूंगा। ओके, वीडियो का अच्छा लगा, वीडियो मजा आया पढ़ने में, इसी तरीके की वीडियो आपको सोशल का चाहिए, मैथ का चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना, लाऊंगा मैं आपके लिए। लेकिन अगला वीडियो अगर साइंस का मैं लाऊंगा तो इस सभी प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव सवाल सब्जेक्टिव है सब आपको याद होना चाहिए, तभी मैं लाऊंगा अगला प्रश्न। ओके, वीडियो कहाँ पे करूँ लास्ट। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।